नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आई.ए. रिचर्ड्स का सिद्धांत, आवेगों का संतुलन या कह सकते हैं संवेगों का संतुलन। देखिए, आवेग से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मन के भाव है, उनका संतुलन किस प्रकार हो, काव्य में उसका क्या महत्व है और जीवन को संतुलित कैसे किया जाए, वही सब चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इस सिद्धांत की बात करें तो रिचर्ड्स सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवेचना का आश्रय लेकर काव्य मूल्य के निर्धारण का प्रयत्न उन्होंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि रिचर्ड्स जब इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं तो उन सबसे पहले कहीं न कहीं वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा के रहे हैं। अपनी इसी मनोवैज्ञानिकता विचारधारा को वो अपने लेखन में भी लेकर आए। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें भी उन्होंने इसको शामिल किया। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक विवेचना का सहारा लिया और काव्य मूल्य के निर्धारण का प्रयास किया है कि काव्य का हमारे जीवन में क्या मूल्य है। इस संदर्भ में उन्होंने मानव के जो मानसिक आवेग हैं, यानी मानसिक जो भाव है, इन्हें आवेग कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं, उद्वेग कह सकते हैं। लेकिन मूल बात क्या है कि जो हमारे मानसिक भाव हैं, इन भावों की चर्चा की। इसी को रागात्मकता भी कह सकते हैं। तो रागात्मकता से तात्पर्य भी क्या है, जो हमारे मन के भाव हैं। उनका विचार था कि मनुष्य के लिए वही वस्तु मूल्यवान होती है जो उसके मानसिक संवेगों को शांत करती है। यानी जो वस्तु हमारे मन को शांत कर दे, जहां पर आकर हमारे भाव शांत हो जाए, वही हमारे लिए मूल्यवान है। जो वस्तु मानव के संवेगों को शांत करने में असमर्थ होती है, वह उनकी दृष्टि में महत्वहीन है। यानी मानव के जीवन में उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है जो हमारे मन के भावों को शांत ना कर पाए। राग शब्द का अर्थ क्या है? मन का झुकाव या आसक्ति। यानी मन उसकी किस एक भाव के साथ झुक जाता है। एक प्रेम, एक आसक्ति यानी एक लगाव हो जाता है। अन्य शब्दों में प्रिय या अभिप्रेत वस्तु के प्रति मन में होने वाला भाव ही क्या है? राग है। राग यानी लगाव, प्रेम। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिय या अभिप्रेत वस्तु, उसके प्रति जो हमारे मन में एक लगाव है, वही क्या है? राग है। यहाँ ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, अनुराग आदि सभी इसी के पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। मानव मन में परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रकार के राग या भाव उत्पन्न होते हैं। जैसी परिस्थितियां होंगी, मन में वैसे ही भाव होंगे। इन्हीं रागों या भावों की अवस्था के कारण जो मानव का मन है वो चिंतित एवं व्यवस्थित रहता है। कई बार ऐसे भाव आते हैं जिससे मन चिंतित हो जाता है, कि कई बार ऐसे भाव हैं जो मन को शांत करते हैं, उसे व्यथित करते हैं या दुखी करते हैं। तो चिंता, शांति या मन में दुख का भाव, ये सब क्या है? परिस्थितियों के कारण आता है। आई.ए. रिचर्ड्स के मतानुसार इन्हीं रागजनित संवेगों में संतुलन स्थापित करना ही कविता का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ काव्य का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे मन के जो भाव हैं, इन भावों में संतुलन स्थापित करना ही क्या है? काव्य का या कविता का उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर मूल क्या है? मूलतः क्या है? यहाँ भाव है। भाव को एकात्मक रखना या भाव में एकता स्थापित करना, व्यवस्था स्थापित करना, यही क्या है? कविता का मुख्य उद्देश्य है। रिचर्ड्स ये मानते हैं कि काव्य मूल्य उनके मन को प्रभावित करने वाली क्षमता पर आश्रित है। यानी काव्य का जो मूल्य है वो क्या करता है? मन को प्रभावित करता है। जो कविता पाठक को जितना ज्यादा प्रभावित कर पाएगी, जिसमें अपेक्षाकृत जितनी अधिक ज्यादा संप्रेषणीयता होगी, वह उतनी ही श्रेष्ठ कही जाएगी। मन को प्रभावित करे, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाए और पहुंचकर वो विचार अगर कविता के माध्यम से प्रभावित करेंगे तो वो कविता कैसी कविता मानी जाएगी? श्रेष्ठ मानी जाएगी। काव्य का प्रयोजन या काव्य का उद्देश्य भी यही है कि मानव मन के रागात्मक पक्ष को, रागात्मक से तात्पर्य क्या है? भावों को। ये आप हमेशा यहाँ ध्यान में रखें तो आपको सरलता रहेगी कि मानव मन के रागात्मक पक्ष यानी भावों को व्यवस्थित करे,
संतुलित करे। यदि वे ऐसा नहीं कर पाती तो वो कविता निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। रिचर्ड्स ये मानते हैं कि मानव मन असंख्य संवेगों का या आवेगों का तंत्र है। ये निश्चित है, ये भी मानते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक भी है कि मानव मन में बहुत सारे भाव भरे हुए हैं। जब इन आवेगों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उनका संतुलन भंग हो जाता है। संतुलन लाने के लिए ये जरूरी है कि मानव के संवेग जो भाव हैं वो व्यवस्थित होकर एक स्वर या एक रूप हो जाए। यानी मानव मन में संतुलन कब होगा? जब हमारा मन शांत होगा। शांत कब होगा? जब हमारे मन में किसी प्रकार के भाव की उद्विग्नता या तेजी नहीं होगी। हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, हम बहुत ज्यादा दुखी नहीं होंगे, हम बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होंगे। तो जब ये संतुलन हो जाएगा, एक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। मानव मन में यह असमतोलन, संतुलन या असमतोलन या समतोलन बराबर होता रहता है। असमतोलन से तात्पर्य क्या है? असंतुलन। और समतोलन से तात्पर्य क्या है? संतुलन। यानी असंतुलन और संतुलन दोनों बराबर होता रहे। विभिन्न प्रकार के राग मानव मन को प्रताड़ित करते रहते हैं। यानी अनेक प्रकार के ऐसे भाव हैं मानव के मन में जो उसे चिंतित करते हैं, उसे दुखी करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। जो किससे, कहां से उत्पन्न होते हैं? घर परिवार से, समाज, धर्म आदि के कारण यह मानसिक अव्यवस्था उत्पन्न होती रहती है। कई बार हम अपने घर में किसी के कहने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कई बार सामाजिक जो बातें हैं वो हमें अनचाही प्रतीत होती हैं। कई बार धर्म के कुछ ऐसे विषय होते हैं जो हमें उग्र कर देते हैं। तो इससे क्या होगा? मानसिक अव्यवस्था हो जाती है। काव्य कला का उद्देश्य क्या है? कि इन संवेगों में संतुलन स्थापित करे। पाठक हो या श्रोता, इनके संवेगों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दे कि वे विश्रांति की प्राप्ति हो। यानी उन्हें आराम मिले, शांति मिले, उनमें उद्विग्नता या क्रोध का या असंतुलन का भाव समाप्त हो जाए। तो ये किसका उद्देश्य है? काव्य का या कला का ये उद्देश्य है। इसके साथ साथ क्या कहते हैं रिचर्ड्स की कला का वास्तविक मूल्य इसी में है कि वे ऐसी अनुभूति का संचरण करने में सफल हो जो इस प्रकार विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य लाने से होती है। यानी जो वास्तविक मूल्य क्या है? कि ऐसे भावों का अनुभूति, यानी ऐसी अनुभूति का संचरण करें, उत्पन्न करें जो परस्पर जो विरोधी भाव है उनमें क्या करे? संतुलन स्थापित करे, सामंजस्य स्थापित करे। यहाँ पर रिचर्ड्स के अनुसार संवेग या मनोवेगों की उन्होंने दो कोटियां की है। कौन सी? एक तो प्रवृत्ति मूलक अनुकूल आकांक्षाएं और दूसरी निवृत्ति मूलक प्रतिकूल ऐषणाएं, यानी इच्छाएं। आकांक्षाएं, इच्छाएं एक ही बात है। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो प्रवृत्ति मूलक माना है, दूसरी कौन सी माननी है? निवृत्ति मूलक। तो इनके बारे में वो कहते हैं कि प्रवृत्ति मूलक संवेग जो है उसमें प्रेम है, भूख है, तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं आदि ऐषणाएं सम्माहित की जा सकती है। ऐषणाएं यानी इच्छाएं या आकांक्षाएं एक ही बात है। तो यहाँ जो प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति मूलक जो है वो प्रेम है, भूख है, तृष्णा और वासना। जबकि निवृत्ति मूलक क्या है? इनमें मन की विरक्ति, यानी मन जब किसी चीज से विरक्त हो जाता है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, निर्वेद हो जाता है, आदि इच्छाएं आ जाती है। ये कौन सी है? निवृत्ति मूलक है। तो यहाँ पर किसी भी चीज से विरक्ति, घृणा, निर्वेद यानी त्याग का भाव आ जाए, नीरसता का भाव आ जाए, ऐसी इच्छाएं क्या है? ये निवृत्ति मूलक संवेगों में आती है। इन दोनों को अगर देखें तो मूलतः तृष्णा मूलक और वितृष्णा मूलक उद्वेगों की भी संज्ञा दी गई है। तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं, वितृष्णाएं जहां हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कभी एक उद्वेग शांत हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा जागृत हो जाता है। एक भाव, उद्वेग का मतलब क्या है? यहाँ पर भाव, इच्छा, एक मन का भाव हमारा शांत हो जाता है तो उसकी जगह क्या है? दूसरा जाग पड़ता है, यानी दूसरा भाव उत्तेजित हो जाता है। प्रथम और गौण यानी पहला और, देखिए दो भाव एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर प्रमुख
और गौण कौन सा है। जब दो भाव होंगे तो उन दोनों भावों में एक भाव होगा जो प्रमुख होगा और एक भाव होगा जो गौण होगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भाव प्रमुख है उसको महत्व दे, गौण को अनदेखा करे, तभी संतुलन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, रिचर्ड्स ये मानते हैं कि जो प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक उद्वेग हैं उसमें परस्पर संघर्ष भी हो जाता है, यानी दोनों में आपसी लड़ाई हो जाएगी। एक तो क्या है जो प्रवृत्ति मूलक है, दूसरा क्या है जहां नीरसता का भाव आ गया, त्याग का भाव आ गया, इन दोनों में क्या है संघर्ष हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक उद्वेग है यानी एक भाव की तो संतुष्टि हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही दूसरे प्रकार के उद्वेग या भाव को चोट पहुंचती है, यानी हमें हानि होती है। उदाहरण दिया है इन्होंने कि हम अपनी उदारता के कारण अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन मन में ये दुख तो बना ही रहता है कि इसने हमारा अपमान किया। तो यहाँ दो बातें आ गई, एक भाव आया क्षमा का कि हमने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन दूसरा भाव कौन सा आ गया कि उसने हमारा अपमान किया। दो भाव आ गए। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यह स्थिति परस्पर विरोधी उद्वेगों का संघर्ष कहलाती है। देखिए क्षमा करने का भाव है वो क्या है, वहां पर दया का भाव है, क्षमा का भाव है, लेकिन अपमान का भाव क्या है, हमारे मन में दुख उत्पन्न कर रहा है, क्रोध उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर दो भाव संघर्ष कर रहे हैं। इसका उपाय क्या ढूंढा है इन्होंने, ये मानते हैं कि हम अपने उद्वेग को इस प्रकार से शांत करें जिससे कि दूसरे प्रकार के उद्वेग को चोट न पहुंचे या हल्की चोट पहुंचे, यानी दूसरा जो हमारा भाव है उसको बहुत ज्यादा हानि ना हो। और ये कब होगा, जब हम प्रमुख उद्वेगों को महत्व देंगे, यानी हम क्षमा भाव को महत्व देंगे कि क्षमा करना ही हमारा परम धर्म है। अपमान अगर उसने थोड़ा बहुत कर भी दिया तो कोई बात नहीं, वो उसकी सोच है। इस तरह का जहां विचार आ जाएगा तो गौण उद्वेगों की ओर हम ध्यान नहीं देंगे और प्रमुख जो उद्वेग है, प्रमुख जो भाव है उसको ही हम महत्व देंगे। इस बारे में रिचर्ड स्वयं कहते हैं कि यदि हमारी किसी मांग की संतुष्टि न होने पर हमारी अन्य कई मांगे विक्षुब्ध हो उठती हैं तो हमारी ये मांगे महत्वपूर्ण है। यानी एक मांग की संतुष्टि अगर नहीं हो रही और बहुत सारी मांगे उससे विक्षुब्ध हो रही है तो हमारी इन मांगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इस तरह के विचार इन्होंने दिए हैं। रिचर्ड्स का ये मानना है कि इन्हीं उद्वेगों या भावों के आधार पर हमारे सामाजिक और नैतिक नियमों का निर्धारण हम करते हैं। सुचारू और शांतिपूर्वक सामाजिक व्यवस्था के लिए ये नियम बनाया गया है कि समाज के लिए वही वस्तु अधिक उपयोगी है जो समाज के अधिकांश या ज्यादातर व्यक्तियों की मांगों को बिना किसी पारस्परिक संघर्ष के अधिकाधिक मात्रा में संतुष्ट करने में समर्थ है। कहने का भाव क्या है कि जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए, जो सबके द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण होगा। रिचर्ड्स ने मूल्य संबंधी इसी सिद्धांत को काव्य और समीक्षा पर भी लागू किया है। तो ये भाव जो है, भाव क्या है, जैसे ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण अगर सामाजिक व्यवस्था हमें लागू करनी है तो हमें उस बात को लागू करना होगा जो मांग ज्यादातर व्यक्ति जिस मांग से सहमत हैं। अगर ऐसा होगा तो समाज में संघर्ष कम हो जाएगा और व्यवस्थित समाज स्थापित हो जाएगा। और इसी भाव को ये मूल्य संबंधी सिद्धांत में भी लागू करते हैं, और जो किसमें, काव्य और समीक्षा पर इन्होंने लागू किया है। रिचर्ड्स के अनुसार कवि और कलाकार का यहाँ क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर शामिल की है। ये कहते हैं कि कवि और कलाकार सामान्य की अपेक्षा, यानी सामान्य यहाँ कौन है, जो सामान्य मानव है, सामान्य या साधारण मानव की अपेक्षा अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है। ये हम सब जानते हैं, इसीलिए तो वो कवि है और कलाकार है, क्योंकि वो सामान्य मानव से अलग है। वह अपनी प्रतिभा और कल्पना की सहायता से मानव के परस्पर जो विरोधी भाव हैं उनको स्थायी संतुलन प्रदान करता है।
कई बार अगर हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम किसी कवि की कविता को पढ़ते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। अगर हम किसी कलाकार की कला को किसी स्क्रीन पर सुनते हैं, देखते हैं, किसी के गाने सुन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन संतुलित हो जाता है। साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। उदाहरण दिया है इन्होंने कि कलाकार अपनी विलक्षण प्रतिभा के द्वारा करुणा और भय जैसे परस्पर विरोधी उद्वेगों या भावों का समन्वय करके त्रासदी की रचना करता है। उदाहरण दिया है, त्रासदी क्या है, एक ऐसा दुखद नाटक जिसका अंत क्या है, दुखांत है। वहां पर करुणा भी है और भय भी है, लेकिन जब पाठक या श्रोता उसे देखता है, दर्शक उसे देखता है, तो वो क्या है, उसके साथ बह जाता है और वो त्रासदी उसके मन को शांत करती है। रिचर्ड्स मानते हैं कि कलाकार का काम है उन अनुभूतियों को अंकित करना और चिर स्थायी बना देना, यानी हमेशा के लिए उन अनुभवों को स्थायी कर देना जिन्हें वह सबसे अधिक मूल्यवान समझता है। काव्य और कला का प्रयोजन भी यही है कि वह आवेगों में संतुलन स्थापित करके मन में समस्वर की अवस्था उत्पन्न करे, यानी मन में शांत भाव उत्पन्न करे और आवेगों को व्यवस्थित करे, उसमें एक व्यवस्था बनाए। किसमें, हमारे जो भाव हैं उनको व्यवस्थित करे। ये किसका उद्देश्य है, काव्य और कला का उद्देश्य है। प्रयोजन का मतलब क्या है, उद्देश्य। काव्य और कला का क्या उद्देश्य है कि वो हमारे आवेगों को व्यवस्था दे। रिचर्ड्स के अनुसार सौंदर्य एक प्रकार का मूल्य है, वह उसे निरपेक्ष मूल्य कहते हैं। सौंदर्य इसलिए मूल्यवान है क्योंकि उसमें विरोधी मनोवेगों में व्यवस्था और संतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या जब हम सौंदर्य को देखते हैं या सौंदर्य के प्रति हमारे भाव आते हैं, तो हमारे मन में अगर विरोधी भाव हैं तो वो शांत हो जाते हैं, एक संतुलन आ जाता है। मानव मन में जो लगातार उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं, उनमें से कुछ अनुकूल होते हैं और कुछ प्रतिकूल होते हैं। जो भाव हैं, कुछ अनुकूल भाव होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ विपरीत भी होते हैं। सौंदर्य अर्थात एस्थेटिक्स के प्रभाव से इन सभी प्रकार के मनोवेगों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होता है, यानी इनमें समानता स्थापित कौन करता है, सामंजस्य स्थापित कौन करता है, वो सौंदर्य का कार्य है। सौंदर्य से उत्पन्न यह आनंदप्रद मनोदशा न तो निष्क्रिय अवस्था होती है, यानी इसमें हम निष्क्रिय नहीं है, जिसमें समान विरोधी प्रभाव के आकर्षण के कारण हम स्तब्ध और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हम स्तब्ध यानी बिल्कुल हक्के बक्के रह जाना और अपने कर्तव्य को भूल जाना, और न ही हम उत्तेजना पूर्ण दृढ़ता को प्राप्त होते हैं, ना ही हम उत्तेजित होते हैं जो क्रोध आदि को जन्म देती है। तो यहाँ पर ये इनके कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर सौंदर्य के माध्यम से एक व्यवस्था बन जाती है, उससे क्या होगा, हमारे भावों का संतुलन होता है। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक उद्वेगों या भावों की चर्चा करते हुए रिचर्ड्स कहते हैं कि मन की सबसे मूल्यवान स्थिति वह है जिसमें मानवीय क्रियाओं की सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट संगति स्थापित होती है, यानी जिसमें मानव के जो भाव हैं वो संतुलित हो जाते हैं, जिसमें उद्वेगों में पारस्परिक स्पर्धा घट जाती है। उद्वेग यानी भावों में परस्पर जो स्पर्धा का भाव है वो खत्म हो जाता है। अतः कला और साहित्य का मूल्य इसी बात में है कि वह हमारे आवेगों में संगति और संतुलन स्थापित करे, हमारे अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए। सच्चा साहित्य यही कार्य करता है। तो जो साहित्य कला से परिपूर्ण होगा, जो काव्य कला से परिपूर्ण होगा, वो कौन सा है, वो सच्चा साहित्य है, और उसका कार्य क्या है, हमारे भावों में संतुलन स्थापित करना या हमारे आवेगों में संतुलन स्थापित करना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आवेगों का संतुलन या भावों का संतुलन काव्य के माध्यम से किस प्रकार हो, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।